तो भाई आप सबको नमस्कार करते हुए फिर आज का सेशन हम करते हैं शुरू। हमारे साथ में कुछ बच्चे जो जुड़े हैं, मनीष कुमार, सूर्य प्रताप सिंह, मनीष, गौरव, फरीन। बेटा इस बारे में फरीन बात हो चुकी है, आप बाद में देख लेना, क्लास को पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब हम बढ़ेंगे कल की क्लास से आगे। तो अगर किसी बच्चे को कभी एप्लीकेशन में कुछ दिक्कत आ रही है तो टेंशन ना ले, वो एक दो दिन में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो आप अपना जो इनका सही चल रहा है, कोई समस्या नहीं आ रही है, वो अपना क्लास लेते रहें। जिनके में दिक्कत है, एक दो दिन का समय लगेगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, कल की क्लास में हमने आपको, लास्ट क्लास में आपको हमने इलेक्ट्रिक पावर, वैद्युत शक्ति के बारे में बताया था। और फिर मैंने ये भी बताया था कि हमारे घर में 1 यूनिट बिजली का बिल कैसे आता है, कि 1000 वाट की कोई चीज 1 घंटा चलाएंगे तो 1 यूनिट बिजली का बिल आएगा। सबने किलोवाट घंटा कहा था, और 1 किलोवाट घंटा 36 लाख जूल के बराबर है, ये भी आपको बताया था। पावर के कुछ फॉर्मूले बताए थे, वी आई, आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर, ऐसे कुछ फॉर्मूले भी बताए गए थे कल की क्लास में। और लास्ट में मैंने आपको एक दो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन भी बताया था। आज बेटा हम लिखेंगे क्लास में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, हिंदी में लिखेंगे धारा के उसमें प्रभाव, धारा के उसमें प्रभाव। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, धारा के उसमें प्रभाव, ठीक। बेटा अगर इसका नाम देखें तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी करंट जो है ना, जब किसी तार से करंट चलती है तो करंट हीट पैदा करती है, उष्मा पैदा करती है। ऐसा होता है कि आप खुद दिमाग लगाओ, आपने घर में हीटर चलाया होगा कभी बचपन में, तो जब हीटर का जो तार होता है, जब उससे करंट पास करती है तो हीटर का तार पूरा गर्म हो जाता है, तप जाता है। तभी तो उसके ऊपर हम चाय बना पा रहे थे बचपन में, या खाना बना पा रहे थे। तो धारा जो है वो 100% उष्मा पैदा करती है, हीट पैदा करती है। अब इसके लिए हम समझेंगे कि कब हीट ज्यादा पैदा होगी, किस तार में, किस में कम पैदा होगी। बेटा मान लो कि मेरे पास में कि वायर है, इसका रेजिस्टेंस है आर, इससे अगर मैं आई करंट पास कराऊं, आई करंट टी समय तक, तो मान लो कि एक तार है जिसका प्रतिरोध आर है, उससे आई धारा प्रवाहित कराई जा रही है कुछ समय टी तक, तो उसके अंदर जो हीट पैदा होगी, तो बेटा उस हीट का फॉर्मूला बनेगा आई स्क्वायर आर टी। बेटा हीट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आई स्क्वायर आर टी। इसे हम जूल इफेक्ट, जूल प्रभाव भी कहते हैं, कि किसी तार में करंट पैदा होगी, किसी तार में करंट चलेगी तो उसके अंदर हीट, उष्मा पैदा हो जाएगी, इसे जूल प्रभाव भी कहा जाता है। अब यहां पे एक बात देखना कि अगर मेरे पास में दो तार हैं और दोनों तारों से सेम करंट पास कराऊं मैं, इससे भी 5 एम्पियर, दूसरे वाले से भी 5 एम्पियर, तो जिस तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना, उसके अंदर हीट ज्यादा पैदा होगी। तो अगर आप चाह रहे हैं कि यही करंट ज्यादा गर्मी पैदा कर दे, ज्यादा हीट पैदा कर दे, तो उसे ऐसे तार से पास कराओ जिसका रेजिस्टेंस, प्रतिरोध ज्यादा हो। तो जिन तारों का प्रतिरोध ज्यादा होता है, जिनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, उनके अंदर हीट, उष्मा पैदा क्या होती है, ज्यादा। दूसरा, अगर आपको याद हो, कल मैंने आपको आई स्क्वायर आर जो है, आई स्क्वायर आर, ये मैंने आपको पावर का फॉर्मूला बताया था। भाई पावर के 3 फॉर्मूले थे ना, उनमें से एक था वी आई, एक था आई स्क्वायर आर, और एक था वी स्क्वायर बाई आर। यानी कि इस आई स्क्वायर की जगह मैं पी लिख सकता हूं, पावर इनटू टाइम। तो बेटा पावर के अगर 3 फॉर्मूले हैं तो हीट के भी 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। एक फॉर्मूला क्या था पावर का, वी आई, तो हीट का बन जाएगा वी आई टी। एक था पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, तो बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी। और एक पावर का फॉर्मूला क्या था, एक बेटा एक फॉर्मूला क्या था, वी स्क्वायर बाई आर, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा वी स्क्वायर बाई आर टी। तो यानी कि जैसे हमारे पास पावर के 3 फॉर्मूले आए थे, ऐसे हीट के भी 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। तो पेपर में कई बार आपसे पूछ सकता है कि इनमें से हीट का कौन सा फॉर्मूला सही है या कौन सा गलत है। तो वी आई टी लिखा मिल सकता है, आई स्क्वायर आर टी लिखा मिल सकता है, या वी स्क्वायर बाई आर टी लिखा मिल सकता है, ठीक। अब मैं यहां से कुछ बातें आपसे पूछूंगा, आपको उनके आंसर देने हैं, फिर हम इसकी एप्लीकेशन पे आएंगे। सबको आंसर देना एकदम सही, बढ़िया।
तो सबसे पहले हम शुरुआत कर देते हैं क्लास में। ये क्वेश्चन करना कोई बच्चा, ये करो, ट्राई करेंगे ये। कह रहा है कि प्रतिरोध X के एक तार में उत्पन्न ऊष्मा जब Z समय में इससे वाई धारा प्रवाहित होती है। कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध X है, उसमें वाई धारा प्रवाहित हो रही है Z समय के लिए। तो आप कहेंगे सर हीट होती है I स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। उससे जो करंट पैदा हो रही है वो आई नहीं, वाई है, तो वाई का स्क्वायर आना चाहिए। तो वाई का स्क्वायर अगर हम देखें तो केवल एक ही फॉर्मूले में, यानी कि भी फॉर्मूला सही है भाई। इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो कि किसी तार में हीट पैदा होती है आई स्क्वायर आर टी। इसने कहा कि आई क्या है, करंट जो है उसे लिखो वाई से, वाई स्क्वायर हो गया। रेजिस्टेंस क्या लिखा है, एक्स से कह रहा है, और टाइम को समय को कह रहा है जेड से। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वाई स्क्वायर एक्स जेड। तो वाई स्क्वायर एक्स जेड ये है। या आप सीधा एक ही नजर में देख लो कि भाई करंट का स्क्वायर होना चाहिए, तो करंट यहां पर वाई है, तो एक ही फॉर्मूले में वाई का स्क्वायर है, तो वो मेरा आंसर बन जाएगा। आगे बात समझ में। अब अगले पे आते हैं। एक क्वेश्चन ये ट्राई करना है। बेटा इस बारे में हम क्लास के स्टार्टिंग में बता चुके हैं दिव्या, बाद में देखना आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओके आकाश, ठीक है। इसने लिखा है कि द हीट प्रोड्यूस बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए फिक्स रजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ। एक निश्चित प्रतिरोधक, एक फिक्स रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, से वैद्युत धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होती है। बेटा एक तार है, इसका रेजिस्टेंस जो है वो फिक्स है, रेजिस्टेंस नहीं बदल रहा। कह रहा है कि इससे जब धारा प्रवाहित करते हैं तो जो हीट पैदा होगी वो किसके वर्ग के समानुपाती है। तो बेटा हमने फॉर्मूला पढ़ा था आई स्क्वायर आर टी, तो किसके वर्ग के समानुपाती है, करंट के, धारा के। तो अगर किसी तार से आई करंट जा रही हो तो जो इससे हीट पैदा होगी वो किसके समानुपाती होगी, करंट के स्क्वायर के समानुपाती होगी। रेजिस्टेंस के तो केवल सीधे समानुपाती होती है, स्क्वायर के नहीं होती। न टेम्परेचर का तो यहाँ पे फॉर्मूला ही नहीं लिखा, टाइम में भी स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर केवल किस में लगा है, करंट में। तो आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन। तो जो बच्चे सी लिख रहे हैं उनका ठीक है, जो डी लिख रहा है भाई, डी क्यों लिख रहे हो इतना शांतनु, डी नहीं आएगा भाई, सी लिखो, ऐसा मत करो, बाकी सबका सही है सी ऑप्शन, ठीक। अब बेटा एक काम करते हैं। अब मुझे पता चल गया कि किसी तार में जब अगर उसका प्रतिरोध आर है, अगर उसे हम धारा आई प्रवाहित करें तो ये धारा गर्मी पैदा कर देगी, और जो गर्मी पैदा होगी वो आई स्क्वायर आर टी के बराबर होगी। तो गर्मी पैदा होती है धारा से, तो इसके हम डेली लाइफ की कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हीटर वायर, हीटर का तार, हीटर वायर, हीटर का तार, हीटर वायर, हीटर का तार, ठीक है। तो अब यहां पे मुझे एक चीज बताओ आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे घर में जो हीटर हम यूज करते थे बचपन में, बेटा सिलेबस जो होता है ना, देखो जैसे आप एमटीएस का पेपर हो गया, एक बच्चा पूछ रहा है, तो अगर आप एसएससी एमटीएस का पेपर भी दे रहे हैं तो एमटीएस के बाद सिलेबस वही है जो बाकी पेपर का, जो एसएससी के बाकी एग्जाम का है, वही वही सारे टॉपिक हैं, बस लेवल कम ज्यादा रहता है और कोई फर्क नहीं। ऐसा कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता इसमें। इसमें वो मैथ के जो आप क्वेश्चन जो टीचर टॉपिक पढ़ाएंगे वही आएंगे, साइंस में वो 9-10 तक की साइंस आएगी, वही रहता है। ऐसे आप मान लो किसी स्टेट का, जैसे यूपीएसआई का पेपर दे रहे हैं, कांस्टेबल का दे रहे हैं, अपने स्टेट का दे रहे हैं, बिहार का दे रहे हैं, इन सब में मोर और लेस सेम ही सिलेबस है। और हम तो क्लास में जो आपको पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस से जुड़ी बातें ही बता रहे हैं, तो जो क्लास में पढ़ा जा रहा है उसे पढ़ो, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे हीटर का तार। अगर मैं आपसे कहूं कि जो हमने बचपन में हीटर यूज किया अपने घर में, तो हीटर का जो वायर है आपको क्या लगता है कि इसका जो तार है हीटर वायर, इसका रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता होगा कि बहुत ही हाई, और उसका गलनांक, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता होगा कि हाई। एक ही कमेंट में बताएंगे कि जो हीटर का तार है उसका प्रतिरोध और गलनांक, रेजिस्टेंस और मेल्टिंग पॉइंट आपको कैसे लगते हैं, कैसे होते होंगे, लो होते होंगे कि हाई होते होंगे। एक आपको बताना कि रेजिस्टेंस, प्रतिरोध लो रखना चाहिए कि हाई रखना चाहिए। एक आपको बताना कि मेल्टिंग पॉइंट
गलनांक। तो आप कहेंगे सर हीटर का जो तार है, मैं चाहता हूं कि जब इससे करंट पास करे तो जल्दी गर्म हो जाए। तो वो तार जल्दी गर्म होते हैं, वो तार जल्दी गर्म होते हैं जिनका रेजिस्टेंस हाई हो, जिनका प्रतिरोध उच्च हो। तो रेजिस्टेंस तो हाई होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी दो तारों से सेम करंट चले तो अगर दोनों तारों में इसमें भी वही करंट जारी है, इसमें भी वही करंट जारी है, जिस तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा उसके अंदर हीट ज्यादा पैदा होगी, वो तार जल्दी गर्म हो जाएगा। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट कैसा रखें? आप कहेंगे सर वो भी हाई होना चाहिए। अगर मेल्टिंग पॉइंट लो रख दिया तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। भाई जब किसी तार से करंट पास करेगी तो गर्म होगा। अगर उसका गलनांक कम हुआ, मान लो उसका गलनांक हुआ 70 डिग्री, तो 70 पे पिघल जाएगा वो। मैं चाह रहा हूं कि तार ऐसा हो जिसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक बहुत हाई हो, ताकि बहुत गर्म होने के बाद भी वो ना गले। यानी अगर एक बार हमने हीटर का तार खरीद लिया तो वही चलता रहे, बार बार वो टूट ना जाए। तो हमारे पास में जो हीटर का वायर है उसकी खूबसूरती है कि उसका प्रतिरोध और गलनांक दोनों उच्च होने चाहिए। अब याद करो, मैंने एक दिन क्लास में आपको बताया था कि लंबे और पतले तारों का प्रतिरोध अधिक होता है। बताया था ना कि लंबे पतले तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। इसलिए अगर आपने ध्यान दिया हो ना, जो हीटर था जो हम बचपन में यूज करते थे, उसमें आपने वायर देखा होगा, वो वायर बहुत पतला सा होता था और ऐसा होता था, कोयल सी होती थी घुमा घुमा के ना ऐसे। तो हीटर का तार ऐसे क्यों बनाया जाता है? ताकि उसकी लंबाई बहुत ज्यादा हो जाए। तो अगर तार लंबा होगा और पतला होगा तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा? बहुत ही ज्यादा। और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो तार जल्दी गर्म हो जाएगा। तो हीटर का जो तार होता है वो ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा 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 के, ताकि उसकी लंबाई बहुत ज्यादा लंबाई भी कम जगह में एडजस्ट हो जाए, इसलिए ऐसा करते हैं। ठीक है मोहम्मद साहब, इस बारे में हम क्लास के शुरुआत के 2-3 मिनट में बात कर चुके हैं, बाद में स्टार्टिंग में क्लास देख लेना आप। ठीक है। अच्छा, तो रेजिस्टेंस भी हाई होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये बताओ कि जो हीटर का तार है ये किस मटेरियल का बनाया जाता है? हीटर का तार बनाया जाता है, याद रखना, नाइक्रोम का। हीटर का जो वायर है इसका मटेरियल होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम। और ये जो नाइक्रोम है ना, इसमें होता है निकल प्लस क्रोमियम। तो नाइक्रोम में बेटा निकल और क्रोमियम होता है ज्यादा मात्रा में। ठीक है। दूसरी चीज, इसे मैग्नीज जिसे लिखते हैं एम एन से, और एफ ई लोहा, लोहा भी मिला देते हैं ताकि थोड़ा सा मजबूती भी आ जाए। थोड़ा सा इसकी मजबूती बढ़ाने के लिए मैग्नीज और लोहा भी रहता है इसके अंदर। तो नाइक्रोम के अंदर क्या क्या रहता है? एन आई यानी कि निकल, क्रोमियम, और साथ में मैग्नीज और आयरन यानी कि लोहा। ये बातें आपको लिखनी है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि जो हीटर वायर है ये किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे काम करता है? हीटर का वायर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो आपको ध्यान रखना कि हीटर का वायर किस पे काम कर रहा है बेटा, कि जब हीटर के तार से करंट पास करेगी तो हीट पैदा होगी। यानी ये काम करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, धारा के उष्मे प्रभाव पे। तो ये काम करता है धारा के उष्मे प्रभाव पर। तो लिखेंगे इसका प्रिंसिपल है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये काम करता है धारा के उष्मे प्रभाव पर। बेटा सारी लाइनें रट लो एकदम। ये पहला क्या याद रखना है कि हीटर का जो तार है उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए ताकि जल्दी गर्म हो जाए। मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए ताकि जल्दी मेल्ट ना हो, जल्दी से ना गले। ये नाइक्रोम का बनाया जाता है। और एक याद रखना कि इसका प्रिंसिपल, ये सिद्धांत ये है कि जब धारा प्रवाहित होगी तो उष्मा पैदा करेगी, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को? ये जो बच्चे शुरू से क्लास देख रहे हैं, हीटर का वायर क्लियर हुआ कि सारी बातें क्यों बताई गई ऐसे ऐसे। और स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, कि जब करंट जाएगी तार से तो उसके अंदर हीट पैदा कर देगी, और वो हीट होगी I²RT के बराबर। ठीक है। बट अगर रेजिस्टेंस कम होगा ना तो ऐसा तार जल्दी से गर्म नहीं होगा। मान लो मैंने 5 एम्पेयर की करंट पहले तार से पास कराई, 5 एम्पेयर की दूसरे से, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा। जो छोटा या मोटा तार होगा रेजिस्टेंस कम होगा, तो ऐसे तार जो जल्दी गर्म नहीं होगा, टूटने से कोई मतलब नहीं है उसका, है ना। चलो अब एक हम लिखेंगे यहां पे, हम इलेक्ट्रिक बल्ब, वैद्युत बल्ब लिखेंगे हम। इलेक्ट्रिक बल्ब।
थोड़ा सा हम यहाँ पे यूज करेंगे टेक्नोलॉजी का। ये हमारे पास बल्ब है और ये बल्ब का है फिलामेंट। अब जो मैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर एक भी बच्चे को अगर इसका आंसर नहीं पता तो समझ जाना कि वो फर्जी तैयारी कर रहा है, उसने आज तक जीवन में कोई मेहनत नहीं की। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर 99% बच्चा सही देके आता है पेपर में, जिसे कुछ नहीं आता उसे भी पता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है, बल्ब का जो तंतु होता है वो किस चीज का बना होता है? तो बल्ब का जो फिलामेंट है, बल्ब का जो तंतु है, किसका बना होता है? मनीष, गौरव, आराधना, नवीन। एक बच्चा कह रहा है आर्गन। बेटा आर्गन तो गैस है एक, है ना, उसका कैसे होगा? देखो बेटा, जो बल्ब का जो फिलामेंट है ये बना होता है टंगस्टन से, टंगस्टन का, टंगस्टन। और टंगस्टन का सिंबल होता है डब्ल्यू, याद रखना। इसका सिंबल पूछ लेगा तो डब्ल्यू का भी टी पर टिक लगा के आ जाओ, तो उसका सिंबल होता है टंगस्टन का डब्ल्यू। अब बल्ब का जो फिलामेंट है, देखो टंगस्टन का ही क्यों बनाते हैं, इसकी खास बात क्या है? टंगस्टन की सबसे बढ़िया खास बात यह है कि टंगस्टन जो होता है ना, एक तो बेटा इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई है। अगर आपको टंगस्टन को गलाना है तो आपको टेम्परेचर लगभग 3400 डिग्री के आसपास करना पड़ेगा, तब जाके गलेगा ये। ठीक है, तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का होता है, टंगस्टन की हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो बल्ब चाहे कई घंटे भी आप जला रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्म भी हो गया इसका फिलामेंट, तब भी गलेगा नहीं। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, उच्च गलनांक, लगभग लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, दूसरा, ये जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का होता है, टंगस्टन को मोती पतला रखते हैं इसमें, और मोती से भी घुमा घुमा के लंबा कर लेंगे ताकि इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाए। रेजिस्टेंस हाई तो जल्दी गर्म हो जाएगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और रेजिस्टेंस भी क्या रखते हैं हम इसका, हाई, हाई रेजिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध। ठीक। अच्छा, जो बेटा बल्ब के अंदर जो गैसें भरी होती हैं वो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इसके अंदर गैसें भरी होती है नाइट्रोजन और आर्गन। ये नाइट्रोजन जो आर्गन गैस है ना, ये होती है नोबल गैसें, अक्रिय गैसें, नॉन रिएक्टिव, यानी कि किसी के साथ ये अक्रिय गैसें कोई क्रिया नहीं करती, इस फिलामेंट के साथ कुछ रिएक्ट नहीं करेंगी ये। बल्ब का फिलामेंट गर्म होगा, तपेगा, तो आसपास अंदर जो गैसें भरी हैं तो उन्हें हीट देगा, तो वो भी हीट की वजह से और ज्यादा रोशनी पैदा करने में हेल्प करेंगी। तो बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इसका रेजिस्टेंस भी हाई होता है, और अंदर जो गैसें भरी हुई हैं वो नाइट्रोजन और आर्गन गैस हैं। तो अंदर गैसें हैं इसमें आर्गन। जो बच्चा कह रहा था कि फिलामेंट आर्गन का होता है, नहीं, वो होता है टंगस्टन का। दूसरी चीज, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मान लो हमारे घर में कोई बल्ब है, उसे हम 220 वोल्ट के हमने सोर्स से जोड़ रखा है, हमारे घर में कितनी वोल्टेज आती है, 220। तो जब कोई बल्ब मान लो कि 220 वोल्ट पे ग्लो कर रहा है पूरा, तो उस समय उसके फिलामेंट का टेम्परेचर लगभग कितना होता है? तो याद रखना बेटा, जब कोई बल्ब पूरा ग्लो कर रहा होता है ना, उस समय उसके फिलामेंट का जो टेम्परेचर होता है, तापमान, वो 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यानी कि ये बल्ब का छोटा सा फिलामेंट भी इतनी रोशनी कैसे कर देता है कि पूरे कमरे में रोशनी हो जाए, क्योंकि बल्ब को जब पूरा ग्लो कर रहा होता है ना, उस समय तपते तपते लगभग 2-2500 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान होता है इसका। लेकिन उसके बाद भी ये क्यों नहीं टूटता? क्योंकि इसे टूटने के लिए तापमान चाहिए 3400 के आसपास। तो हमारे घर में जो बल्ब है उसके अंदर नाइट्रोजन आर्गन गैस भरी होती है, उसके अंदर कोई पूछ ले कि फिलामेंट का टेम्परेचर कितना होता है, 2-2500 डिग्री सेल्सियस के आसपास का होता है। फिलामेंट बना किसका होता है? हम कहेंगे टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन की खास बात क्या है कि उच्च गलनांक होगा, उच्च प्रतिरोध होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा और हाई रेजिस्टेंस होगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, अगर आपसे कोई कहे कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, सिद्धांत क्या है, तो बेटा इसका प्रिंसिपल भी तो वही है जो पहले हमने हीटर में पढ़ा। इसका प्रिंसिपल यही है कि जब फिलामेंट से क्या पास करेगी, करंट पास करेगी, तो हीट पैदा कर देगी, तो रोशनी पैदा हो जाएगी कमरे में। तो ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है, धारा के उसमें प्रभाव पर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, धारा के उसमें प्रभाव पर, धारा के उसमें प्रभाव पर।
इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ये काम करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, धारा के उसमें प्रभाव पर। टेम्परेचर होता है 2.5 डिग्री सेल्सियस। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, एक भी पॉइंट आपको इसमें से भूलना नहीं है। चाहे हीटर हो चाहे बल्ब हो, दोनों का प्रिंसिपल सेम है। वहां पर नाइक्रोम का तार होता है, यहाँ पर टंगस्टन का होता है। टंगस्टन क्या ना बहुत ही से पतला कर सकते हैं आप इसे, तो छोटे से हिस्से में भी इसे एडजस्ट किया जा सकता है। और दोनों की मेल्टिंग पॉइंट हाई है, रेजिस्टेंस हाई है। टेम्परेचर कितना रहता है वो आपको ध्यान रखना है, गैसें कौन सी भरी जाती हैं, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में मैंने लिखवाया, एक आपको लिखवाया हीटर के बारे में। तो जो बच्चे शुरू से क्लास देख रहे हैं उम्मीद कर रहा हूं कि उन्होंने लिख लिया होगा ये, ठीक है। ओके, अच्छा अब यहां पे एक चीज लिखेंगे हम, फ्यूज वायर। फ्यूज वायर ये बेटा एक सेफ्टी डिवाइस होता है। ये सेफ्टी डिवाइस यानी कि ये सेफ्टी का काम करता है। आपने देखा होगा कि आपके घर में मान लो कोई एक लकड़ी का तख्ता सा है, यहाँ पे आपने मीटर लगा हुआ है आपके घर में, ठीक है। ये मीटर लगा हुआ है जहाँ पे रीडिंग देखने आता है ना, मीटर रीडर। और यहाँ पे साथ में हमने देखा कि एक ऐसे वो सफेद से रंग का ना वो पत्थर से का एक वो फ्यूज भी लगा होता है। तो कई बार नहीं होता, घर वाले कहते हैं देखना भाई फ्यूज उड़ गया क्या, फिर हम वो फ्यूज को चेक करते हैं। तो फ्यूज वायर देखो सेफ्टी काम कैसे करता है। देखो हमारे घर में होता क्या है, जैसे मान लो कि आपने ये बिजली कनेक्शन लिया और ये खंबे से ऐसे दो तार जा रहे हैं। तो इनमें से बेटा जो दो तार होते हैं, इनमें से एक तार होता है 220 वोल्ट पर और एक होता है 0 वोल्ट पर। तो 220 और 0 का हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना डिफरेंस बनेगा, 220 का। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में जो वोल्टेज आती है, जिसका दूसरा नाम पोटेंशियल डिफरेंस भी है, विभवांतर भी है, वो 220 वोल्ट का है। तो जब आप अपने घर में दो तार लेते हैं, एक तार को बेटा हम कहते हैं न्यूट्रल वायर। ये न्यूट्रल वायर होता है, इसे हम कहते हैं उदासीन तार। ये न्यूट्रल वायर होता है 0 वोल्ट पे। एक को हम बोलते हैं हॉट वायर, ये हम कहते हैं लाइव वायर भी। हॉट वायर या लाइव वायर, गर्म तार, ये होता है 220 वोल्ट पे। अब आपने खंबे से दो तार लिए, एक 220 वोल्ट पे एक 0 पे है। अब सीधे जब आप अपने घर में ये जो मीटर लगा है ना, सीधे जो है बिजली वाला भाई जो है वो सीधे मीटर में कनेक्शन नहीं करेगा। वो क्या करेगा, पहले पास करता है इसे फ्यूज से, फिर मीटर से पास करेगा, फिर घर में आगे लाइट पहुंचेगी। तो पहले फ्यूज से पास पता क्यों करते हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर मान लो कि जो हमारे घर में जो करंट आ रही है, हमारे घर में दो तरह के कनेक्शन होते हैं। एक होता है बल्ब पंखा चलाना है, तो आपने देखो घर में ना जो ऑन ऑफ करने वाले स्विच हैं वो बड़े पतले से होते हैं, बल्ब पंखे वाले बड़े पतले से होंगे। लेकिन हमारे घर में जहां पे हम प्रेस चलाते हैं, मोटर चलाते हैं, गीजर चलाते हैं, वहां पे वो बड़ा सा स्विच लगा होता है ऑन ऑफ करने वाला, मोटा सा। तो जो पतले पतले स्विच हैं ये 5 एम्पियर की करंट तक को अलाउ करते हैं, और जो मोटे वाले होते हैं पावर वाले वो 15-16 एम्पियर तक की, उन्हें ज्यादा करंट चाहिए होती है हैवी चीजों को चलाने के लिए। तो मान लो कभी हमारे घर में मान लो करंट आ गई ज्यादा, 60-70 एम्पियर की आ गई, तो करंट तो हीट पैदा करती है। अगर मेरे घर में 60-70 एम्पियर की करंट फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, पंखा, बल्ब सबसे पास कर जाए तो करंट तो हीट पैदा करती है। जितनी ज्यादा करंट उतनी ज्यादा हीट, तो घर के सारे सामान फूक जाएंगे, सारे के सारे जल जाएंगे, घर में बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो करंट हो वो फ्यूज से पास करे, ताकि अगर वो करंट ज्यादा मात्रा में भी हुई तो फ्यूज से पास करेगी, तो फ्यूज का तार गर्म होकर टूट जाएगा। अगर फ्यूज ही उड़ गया, फ्यूज का तार ही टूट गया, तो आगे करंट पहुंच नहीं पाएगी, घर के सारे सामान बच जाएंगे। तो इसलिए घर में फ्यूज का काम क्या है, सेफ्टी के लिए है। ये घर में जितने इलेक्ट्रिक सामान लग रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए, कि अगर उनमें करंट ऐसा ना हो कि सीधे 70-80 एम्पियर की पास कर जाए, तो वो करंट सबसे पहले फ्यूज से पास करे। अगर फ्यूज ही गर्म हो गया तो फ्यूज गर्म होकर टूट जाएगा, तो 5-7 रुपए का हम फिर लाके लगा लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन मेरा ये है, अगर मैं चाह रहा हूं कि मेरे घर में जो फ्यूज का वायर है अगर उससे करंट ज्यादा पास करे तो गर्म होकर टूट जाए, फ्यूज उड़ जाए, तो जो फ्यूज वायर है मुझे इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका गलनांक लो रखना चाहिए कि हाई रखना चाहिए। फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट गलनांक निम्न होना चाहिए कि उच्च होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट कैसा रखें इसका हम, लो की हाई। हरेंद्र यादव gmail.com वाले लिख रहे हैं, बेटा मैंने इसके बारे में शुरू में क्लास में बता दिया है, शुरू के 3-4 मिनट में, डिटेल में आप बाद में देख लेना, पता चल जाएगा आपको, है ना। 3-4 दिन थोड़े से लगेंगे, फिर ठीक हो जाएंगी चीजें, सब चल जाएंगी, उमाकांत सब चल जाएंगे, थोड़ा सब्र रखना है। देखो बेटा फ्यूज वायर जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको रखना है लो, ताकि अगर फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो रखने से फायदा क्या होगा कि अगर इससे करंट पास करी, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट लो हुआ तो ये तार जल्दी मेल्ट कर जाएगा, टूट जाएगा,
तो बाकी घर में आगे तक हाई करंट नहीं पहुंच पाएगी। तो जो बच्चे हाई लिख रहे हैं, बेटा अगर आपने इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई कर दिया तो मेल्टिंग होगा फ्यूज वायर और करंट आगे तक पहुंच जाएगी, फिर फायदा क्या उसका लगाने का। तो फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो रखना है ताकि जल्दी मेल्ट हो जाए, जल्दी फ्यूज उड़ जाए और घर के बाकी सामान तक हाई करंट पहुंच ही ना पाए। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, जो फ्यूज वायर है इसका रेजिस्टेंस, इसका प्रतिरोध कैसे होता है? इसका रेजिस्टेंस होता है हाई, उच्च। तो फ्यूज वायर जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट हम लो रखते हैं, रेजिस्टेंस इसका हम हाई रखते हैं, तो निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध रखा जाता है इसका। ठीक है। अब अगली चीज मेरी आपसे ये है कि बेटा जो फ्यूज वायर है ये हम किस मटेरियल का बनाते हैं फ्यूज वायर? जो बच्चे शुरू से क्लास देख रहे हैं वो जो मैं अब चीजें बताऊंगा जल्दी जल्दी बड़े समझेंगे। देखो, फ्यूज वायर जो है बेटा बनाने को तो आप इसे कॉपर के तार का भी बना सकते हो, एल्युमिनियम का भी, लोहे का भी, लेकिन जो बेस्ट होता है जो पेपर में पूछता है वो यहां पे लिखना, फ्यूज वायर जो है ये बना जाता है लेड और टिन के अलॉय का, लेड और टिन के अलॉय का, शीशे और टिन के मिश्र धातु का, लेड और टिन के अलॉय का। लेड को बेटा हिंदी में लिखता है, सॉरी सिंबल लिखते हैं पीबी, लेड का सिंबल होता है पीबी, और टिन का होता है एस एन। तो कई बार वो सिंबल की फॉर्म में भी लिख सकता है कि किसका बना जाता है, पीबी प्लस एस एन, लेड और टिन के अलॉय का। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। मोहित भाई इस बारे में बता चुका हूं मैं क्लास के शुरू के 2-3 मिनट में ना, तो क्लास शुरू से देखोगे तो पता चल जाएगा, बार बार एक ही बात रिपीट नहीं करेंगे क्लास में ना। तो ये किसका बना होता है, शीशे और टिन के मिश्र धातु का, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, रेजिस्टेंस इसका हाई होता है। दूसरी चीज, ये जो बेटा जो फ्यूज वायर है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका प्रिंसिपल भी वही है जो हम 2 का पढ़ चुके हैं पहले भी। फ्यूज वायर का प्रिंसिपल भी यही है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, की फ्यूज वायर से अगर करंट पास करेगी तो गर्मी पैदा होगी और गर्म होकर टूट जाएगा, हाई करंट को आगे जाने से रोकेगा। तो उसका प्रिंसिपल भी क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ठीक है। दूसरी चीज, ये फ्यूज वायर को हम कनेक्ट कैसे करते हैं, याद रखना, खंबे से मैंने कहा था ना कि 2 तार लाते हैं, एक लाइव वायर हॉट वायर और एक होता है न्यूट्रल वायर। तो फ्यूज वायर को लाइव वायर के साथ हम जोड़ेंगे सीरीज में। सीरीज से फायदा क्या होगा, अगर फ्यूज वायर उड़ गया, कनेक्शन ब्रेक हो गया तो आगे करंट पहुंच ही नहीं पाएगी। तो किसके साथ कनेक्ट होता है, यह है, पहले हिंदी में लिख देता हूं मैं इस बार, यह है गर्म तार यानी कि हॉट वायर जो 220 वोल्ट पे होता है, यह गर्म तार के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, it is connected in series combination with live wire या hot wire. It is connected in a series combination, it is connected in a series combination with live wire. ठीक है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद लाइव वायर। ठीक है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ये आपका इस जो भी बातें मैंने बताई हैं आपको हम पीडीएफ से क्वेश्चन करेंगे। अब आप क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे आगे ABCD और गोली की रफ्तार से एकदम 5 से 7 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है, इससे ज्यादा का समय नहीं मिलेगा। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन का नंबर लिखना जरूरी है भाई। ठीक है।
कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब, कौन सी गैसों का उपयोग किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन और आर्गन का। तो नाइट्रोजन, ये तो हाइड्रोजन लिखा है, ऑक्सीजन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, नाइट्रोजन और आर्गन, यानी कि आंसर बनेगा डी ऑप्शन। आर्गन के लिए AR और नाइट्रोजन के लिए N2। जो बच्चा खाली डी लिख रहा है, इनके आंसर काउंट नहीं किए जाएंगे, क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखें साथ में, इस बात का ध्यान रखो। यहां से क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन का नंबर और आगे ABCD। अमन, अक्षय, नेहा, श्रुति, पल्लवी, कुशलदीप, जय, मनीष, राहुल, प्रीति, संध्या, सोनम यादव, बलजीत, गौरव, बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर आ रहे हैं। इसने कहा कि फ्यूज वायर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बेटा फ्यूज वायर की खास बात यह है कि फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए ताकि जल्दी गल जाए, ताकि ये ब्रेक हो जाए और आगे हाई करंट को ना पहुंचाए। मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए और रेजिस्टेंस होना चाहिए हाई, यानी कि इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया। 16, फ्यूज वायर किसका बना होता है? फ्यूज वायर मैंने बताया था कि बना होता है मेनली लेड और टिन के अलॉय का, शीशे और टिन के मिश्र धातु का। तो 16 का आंसर भी ए बनेगा। ठीक है, अगला, फ्यूज वायर इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे कनेक्टेड होता है? द फ्यूज वायर इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कनेक्टेड इन, सीरीज में तो कनेक्ट होता है श्रेणी क्रम में, लेकिन न्यूट्रल वायर के साथ नहीं। किसके साथ? लाइव वायर के साथ में। तो आंसर बनेगा डी ऑप्शन। तो जितना तेजी से मैं कर पा रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि आप भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आंसर बनेगा इसका डी। द मटेरियल यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब, सॉरी इलेक्ट्रिक हीटर, तो हीटर में बेटा होता है नाइक्रोम। ये टंगस्टन जो होता है ये तो होता है बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक, ब्रास, पीतल, इसके बर्तन वर्तन भी होते हैं, स्टील। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये दो चीजें होती हैं, एक होता है ब्रास पीतल, एक होता है ब्रोंज कांस्य पदक, होता ना ब्रोंज कांस्य, एक होता है पीतल ब्रास, एक होता है ब्रोंज कांस्य। तो पेपर में कई बार पूछ लेता है कि पीतल में कौन कौन से धातु मिले होते हैं और ब्रोंज कांस्य में कौन कौन से मिले होते हैं। तो बेटा जो ब्रास होता है इसमें होता है कॉपर, तांबा और जस्ता, कॉपर और जिंक, तांबा और जस्ता। तो तांबे का सिंबल होता है कॉपर का Cu और जिंक जस्ते का होता है Zn। तो पीतल में अगर कोई पूछे तो पीतल बोलेंगे तांबा और जस्ता होता है, लेकिन जो ब्रोंज मेडल होता है कांस्य पदक, उसमें होता है कॉपर और टिन, कॉपर और टिन। Sn सिंबल किसका है? टिन का, और Zn है जिंक जस्ते का, और Cu किसका सिंबल है? कॉपर तांबे का। तो पेपर में ध्यान रखना, ऐसे याद रखना। देखो बेटा ब्रास की जो स्पेलिंग है ना, इसमें जेड नहीं है, तो जिसमें जेड नहीं है उसमें जेड वाली चीज आएगी, यानी कि ब्रास में जेड नहीं तो जेड वाली चीज आएगी, यानी कि जिंक आएगा। लेकिन ब्रोंज में पहले से ही जेड है तो यहाँ जेड वाली चीज नहीं आएगी, तो यहाँ पे जिंक नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? टिन आएगा। तो थोड़ा सा रटने के लिए भी कुछ लॉजिक लगाना है। ठीक है, कि भाई ब्रास और ब्रोंज में अगर कंफ्यूजन पैदा हो जाए, जैसे प्रॉब्लम ब्रास दिखे, आपका क्वेश्चन एक सेकंड में हो जाएगा कि ब्रास की स्पेलिंग में जो है, पीतल की स्पेलिंग में ब्रास में जेड नहीं है, यानी आंसर में जेड होना चाहिए, यानी जेड एक बार आएगा। क्वेश्चन में नहीं है तो आंसर में आएगा, क्वेश्चन में है तो आंसर में नहीं आएगा। तो किसी लॉजिक के तहत। स्टील भी आपको पता है किससे मिलकर बनता है? स्टील, लोहा और कार्बन। तो अगर हम आयरन में लोहे में कार्बन मिलाते हैं तो स्टील का निर्माण होता है। अब जो मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा, ये थोड़ा सा आपको बुद्धि का प्रयोग करना है, बिल्कुल डायरेक्ट नहीं है जैसे हमने क्लास में डायरेक्ट लिखवाया। ये करना क्वेश्चन नंबर 15। बारे में बेटा सत्येंद्र सिंह जी बात हो चुकी है ऑलरेडी, टाइम से क्लास में आए होते तो आपको ये नहीं पूछना पड़ता है ना। एक बच्चा आंसर हमारे पास में आया, कह रहा कि इनमें से कौन सी विशेषता फ्यूज तार के लिए उपयुक्त नहीं है? याद रखना, इसने पूछा कि नॉट सुटेबल, कह रहा कौन सी कंडीशन फ्यूज वायर के लिए सुटेबल नहीं है। तो मैंने कहा था बेटा फ्यूज वायर जो है, फ्यूज वायर वो अच्छा होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो, रेजिस्टेंस हाई हो। तो मेल्टिंग पॉइंट लो, ये तो सुटेबल है, ये तो मेरा आंसर नहीं बनेगा। रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, ये भी नहीं बनेगा।
तो मेल्टिंग पॉइंट और रेजिस्टेंस होना चाहिए हाई, तो बेटा रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। लेकिन अगर मैं छोटा और मोटा तार ले लूंगा तो छोटे मोटे तार का रेजिस्टेंस तो कम होता है, तो जबकि मुझे रेजिस्टेंस तो हाई चाहिए, तो ये इसके लिए सुटेबल नहीं है। तो यही मेरा आंसर बन गया। ठीक है, बी आंसर बनेगा 15वें का। अरे वाह, बहुत बढ़िया। गौरव, एसके भाई, बालाजीत, मनीष, ममता, पल्लवी, सुमन, अक्षय, राजा, टिंकू, बढ़िया बढ़िया आंसर दे रहे हैं हमें। सोनम, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन में मैंने भी आपको बताया था कि अगर कोई बल्ब 220 वोल्ट की लाइन पे काम कर रहा है तो संभावित तापमान क्या है। तो मैंने कहा था कि कोई बल्ब जब 220 वोल्ट की लाइन पे काम करता है तो उसके फिलामेंट का टेम्परेचर होता है 2000 से 2500 डिग्री के बीच में। तो सबसे ज्यादा क्लोज ऑप्शन कौन सा है, 2 से 2500, यानी कि इस पर टिक लगाएंगे सी ऑप्शन पे। ठीक है, तो कुछ बच्चों के, मैंने पहली लाइन लिख रखी है, कुछ बच्चों को वीडियो एप्लीकेशन में चलाने में समस्या आ रही है, सबको नहीं आ रही, कुछ के में दिक्कत आ रही है। तो उसमें एक्चुअली में हो रहा है कि सर्वर में डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो मान लो कि आपने और भी बैच खरीद रखे हैं, तो किसी बैच का डेटा ट्रांसफर हो गया है, किसी सब्जेक्ट का हुआ, किसी का नहीं हुआ, तो उस आधार पे अभी बच्चों को दिक्कत आ रही है। आप 3-4 दिन का सब्र करें, जो पुरानी रिकॉर्डेड वीडियो वो भी आपको शो हो जाएंगी, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो थोड़ा सा आपको 3-4 दिन का सब्र रखना है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम एक काम करेंगे, अब बेटा हम साथ में कुछ और चीजें भी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कुछ इंस्ट्रूमेंट हमें और लिखने हैं। जैसे यहां पे सब लिखेंगे हम अमीटर, एमीटर काम क्या है, वोल्ट मीटर काम क्या है, ऐसे हमें चीजें पढ़नी है क्लास के अंदर। तो लिखा हमने यहां पे एक चीज एमीटर। देखो एमीटर क्या होता है, मान लो कि आपने एक सर्किट बनाया, उसमें एक बैटरी ले ली, बल्ब भी ले लिया, तार वार सब कुछ जोड़ दिया, स्विच विच लगा दिया। अब आपको पता करना है कि इस बैटरी से कितनी करंट निकल के बल्ब में जा रही है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर की 4 एम्पियर। तो किसी सर्किट में करंट की वैल्यू मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एमीटर का। तो एमीटर काम होता है इलेक्ट्रिक करंट को मापना। इसका यूज क्या है, टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा को मापना। एक बच्चा कह रहा मेरी तो सारी क्लास परफेक्ट चल रही है, बहुत बढ़िया है। एक कह रहा कि वीओडी क्लास नहीं चल रही है। तो मैंने बताया ना, किसी किसी के में दिक्कत आ रही है क्लासेस चलने में, तो हमने बताया कि उन्हें पहले हम बता चुके हैं, लेकिन बच्चे क्या है ना, क्लास में टाइम से आते नहीं, हर 2 मिनट में नया बच्चा आ जाता है। हमने पहले बताया कि 2-4 दिन लगेंगे, ठीक हो जाएगा, है ना, थोड़ा सब्र करना है। 2-4 दिन का बात है, जिसके में आ रही है, जिसके नहीं आ रही हो तो बहुत अच्छी बात है। टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा को मापना। तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एमीटर का। अच्छा, भी जो एमीटर है इसे हम सीरीज में लगाएं कि पैरेलल में। बेटा मान लो कि मुझे पता करना है कि इस बल्ब से कितनी करंट पास कर रही है, तो मैं एमीटर को इस बल्ब के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि सीरीज में अगर 2 चीजें जुड़ी हुई हों तो जितनी करंट इससे पास करेगी उतनी इससे भी करेगी। तो अगर ये एमीटर 5 एम्पियर करंट बता रहा होगा तो 100% बल्ब से 5 ही एम्पियर की करंट जारी होगी, क्योंकि करंट सेम होती है सीरीज में। तो एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं श्रेणी क्रम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो लिखवा रहा हूं। तो एमीटर कनेक्ट किया जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम में। तो एमीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, जिसके अंदर भी आपको पता करना हो कि इससे कितनी करंट जा रही है उसके साथ सीरीज में जोड़ दो। दूसरा, एमीटर कौन सा अच्छा होता है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही लो हो या बहुत ही हाई। याद रखना एमीटर वो बढ़िया होगा जिसका कम से कम प्रतिरोध हो, लो रेजिस्टेंस। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि एमीटर के बारे में कौन सी विशेषताएं ठीक हैं, कौन सी गलत हैं। तो उसमें लिखा हो कि एमीटर को हम जोड़ते हैं समानांतर क्रम में, पैरेलल में, गलत हो जाएगा। इसका प्रतिरोध उच्च होता है, गलत हो जाएगा। इसका प्रतिरोध निम्न होता है, सही हो जाएगा। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक हो जाएगा। तो लो रेजिस्टेंस वाला एमीटर बढ़िया होता है। और कैसे कनेक्ट करते हैं इसे सीरीज में। अच्छा, मेरे लिए वो एमीटर अच्छा है जिसका रेजिस्टेंस कम से कम हो। अच्छा, कम से कम में भी रेजिस्टेंस कितना हो सकता है? आप कहोगे सर 0 कर दो तो मजा ही आ जाएगा। अगर कोई एमीटर का रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो हम कहेंगे आइडियल एमीटर, आदर्श एमीटर, यानी कि परफेक्ट एमीटर जिससे बढ़िया हो ही नहीं सकता। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कोई एमीटर एग्जिस्ट करता ही नहीं है कि जिसका 0 हो, कुछ ना कुछ तो रहेगा।
तो जब भी मैं कभी कह दूं आदर्श आइडियल शब्द, समझ जाना है कि चीजें प्रैक्टिकली नहीं होती है, केवल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं। तो अगर पेपर में स्पेशली पूछे कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, यानी कि जो एमीटर परफेक्ट होगा, जिससे बेस्ट कुछ होगा ही नहीं, तो आइडियल एमीटर, आदर्श एमीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस कितना हो, 0। आइडियल एमीटर वो है जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 0। तो एमीटर वो है जिसे हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जिसका रेजिस्टेंस लो होता है। अगर आइडियली हो जाए तो कितना बताएंगे, 0। अगर आइडियल शब्द नहीं लिखेगा तो फिर हम बोलेंगे लो रेजिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, एक सेकंड लिखेंगे हम, वोल्ट मीटर। बेटा वोल्ट मीटर काम होता है वोल्टेज मापना है कि 220 वोल्टेज है कि 200 है, तो उसका काम होता है टू मेजर वोल्टेज, वोल्टेज को मापना, टू मेजर वोल्टेज, वोल्टेज को मापना। और वोल्ट मीटर बेटा हम लगाते हैं पैरेलल में, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि वोल्टेज सेम होती है पैरेलल में। तो अगर आपको मान लो कि जिसके भी, जैसे मान लो आपको पता करना है कि इस बल्ब के सिरे पर कितनी वोल्टेज है, तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ दो, क्योंकि पैरेलल वोल्टेज सेम रहती है। तो जैसे एमीटर को जोड़ा था सीरीज में, क्योंकि एमीटर करंट नापता है, करंट सेम होती है सीरीज में, लेकिन वोल्ट मीटर नापता है वोल्टेज को, विभवांतर को, तो इसे हम जोड़ते हैं पैरेलल में, क्योंकि वोल्टेज जो है वो सेम पैरेलल में होती है, समानांतर क्रम में। और वोल्ट मीटर वो अच्छा होगा जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होगा, उच्च प्रतिरोध होगा, हाई रेजिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध। जितना रेजिस्टेंस हाई होगा उतना बढ़िया, उतना बेहतरीन। ठीक है। तो वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस हाई होता है, एमीटर का लो होता है। ठीक है। अगर हाई में भी कितना ही हो सकता है, अगर अनंत ही हो जाए तो मजा ही आ जाए। तो वो एमीटर जिसका रेजिस्टेंस अनंत होता है उसे हम कहते हैं आइडियल वोल्ट मीटर। यानी कि आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब है कि प्रैक्टिकली ऐसा वोल्ट मीटर संभव नहीं है भाई, अनंत और जीरो कुछ नहीं होता फिजिक्स में। तो आइडियल वोल्ट मीटर वो जिसका प्रतिरोध अनंत हो। तो अगर पेपर में खाली वोल्ट मीटर लिखा है कि वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस कौन कैसा होना चाहिए, हम लिखेंगे हाई। वो कहेगी आदर्श परफेक्ट वोल्ट मीटर, जिससे बढ़िया कोई वोल्ट मीटर हो ही ना, तो हाई में भी कितना हाई, अनंत ही कर दो, तो वो क्या होगा, बेस्ट होगा। तो आइडियल एमीटर पूछेगा तो रेजिस्टेंस 0, और आइडियल वोल्ट मीटर पूछेगा तो रेजिस्टेंस कितना बताएंगे हम, अनंत। ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि एमीटर क्या मापता है, वोल्ट मीटर क्या नापता है, किसे सीरीज में जोड़ेंगे, किसे पैरेलल में जोड़ेंगे, किसका रेजिस्टेंस लो रखेंगे, किसका हाई रखेंगे, को आइडियल के लिए क्या होगा। जैसे क्वेश्चन में दिखाता हूं, ये आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना ट्राई। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं चीजों को तो क्वेश्चन करना चाहिए आपको। इसे लिखा है कि एन एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, बट एमीटर करंट नापता है, सीरीज में जोड़ेंगे, सही है। वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है, वोल्टेज पैरेलल में सेम होती है, तो ठीक है, बिल्कुल सही है। तो एमीटर रेजिस्टेंस हाई होता है, गलत बात है। एमीटर का तो लो होता है कम से कम, और आइडियल है तो 0 ही होगा। वोल्ट मीटर का होता है हाई, और आइडियल है तो बहुत ही अनंत होगा। तो कौन सा स्टेटमेंट केवल सही है, पहले वाली। तो पहले वाली केवल कहां लिखी है, डी ऑप्शन में, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। सी क्यों लिख रहे हो भाई, इसने पूछा कि सही कौन सी है, ये 2 और 3 तो गलत हैं जो बच्चा सी ऑप्शन लिख रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास में एक चीज लिखेंगे हम,
रेक्टिफायर, दिष्टकारी, दिष्टकारी। बेटा रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में बदलना, टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। बेटा एसी होती है अल्टरनेटिंग करंट, ये वो करंट है जो हमारे घरों में आती है ट्रांसफॉर्मर के थ्रू, अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा, ये प्रत्यावर्ती धारा जो है हमारे घरों में आती है। और डीसी वो है जो हमें बैटरी से मिलती है। तो बैटरी वाली करंट में बदलने के लिए हमें रेक्टिफायर की जरूरत पड़ेगी। कल मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में कि एसी और डीसी में फर्क थोड़ा सा अच्छे से। तो अभी आज के लिए ध्यान रखेंगे, रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है। अभी के लिए डीसी वो करंट है जो बैटरी वाली है, और एसी वो है जो हमारे घरों में आ रही है। हमारे घर के सारे इलेक्ट्रिक सामान जो है ना वो एसी पे काम करते हैं, डीसी पे काम नहीं करते। वो डीसी बैटरी, जो बैटरी पे पंखा चलता है वो अलग होता है, वो बैटरी वाला। एक लिखेंगे यहाँ पे हम इन्वर्टर। इन्वर्टर, बेटा इन्वर्टर काम क्या होता है, जो बैटरा आता है ना उसके साथ में एक इन्वर्टर भी आता है ना, तो इन्वर्टर काम होता है डीसी को इसी में बदलना। जब हमारे घर में लाइट चली जाएगी तो बैटरी से जो करंट मिलेगी वो तो डीसी होगी, तो उसे डीसी को एसी में बदलेगा इन्वर्टर, ताकि घर के सारे सामान चलें। तो डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर यूज करते हैं, और एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक आपके स्वास्थ्य की हम कामना करते हुए आज की क्लास करेंगे यहाँ पे समाप्त। बाकी जो भी चीजें होंगी डाउट, कल की क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को समाप्त कर दूंगा आपकी क्लास में। कल 1 घंटा और लगेगा, फिर चीजें हो जाएंगी समाप्त। ठीक है, बाय, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय।